जियोग्राफी का रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस, जियोग्राफी का ये पार्ट है। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, ये इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वेजिटेबल, ये सारी चीजें जो हैं, तो ऑल दीज थिंग्स हैव समथिंग इन कॉमन। अब ये सारे जितनी भी चीजें हैं आपके लिए एक तरह से एक कॉमन में क्या लेके आती है। अब आप ये नहीं कहिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी से हम इंडक्शन पे खाना बनाते हैं और पानी पीते हैं, ऐसा कॉमन नहीं है। ठीक है, इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि दे प्रोवाइड अस यूटिलिटी। इन सारी चीजों का, इन सारे रिसोर्सेस का हमारी लाइफ में क्या है कि यूटिलिटी है। अब यूटिलिटी क्या होती है, इस चीज को समझिए। यूटिलिटी वो चीज होती है, मतलब यूटिलिटी यानी हम उन चीजों को चाहते हैं, वी नीड देम एंड दे सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो हर वो चीज जो हमारी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या लेके आती है? यूटिलिटी लेके आती है। और समझिए इस चीज को, यूटिलिटी को कैसे समझेंगे। तो आपको प्यास लगी है, ये आपकी जरूरत है, ठीक है ना। थर्स्ट इज योर नीड, तो ये आपकी एक तरह से जरूरत हो गई है, आपकी नीड है। अब आपकी प्यास को क्या बुझा रहा है? पानी। तो पानी की आपके लिए क्या हो गई है? यूटिलिटी। असल में यूटिलिटी वो चीज, मतलब एक वो कंसेप्ट है। यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी नीड को जो सेटिस्फाई कर रहा है, जो कहीं ना कहीं एक वैल्यू रखता है आपके लिए, वो आपकी यूटिलिटी बन गई है। अब देखिए, वी पे वैल्यू फॉर देम। और जब किसी चीज की आपकी लाइफ में यूटिलिटी होती है, जैसे आप एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन के लिए आप स्कूल में फी पे करते हैं, ठीक। तो एजुकेशन की आपकी लाइफ में यूटिलिटी है, और उस यूटिलिटी को फुलफिल करने के लिए आप उसके लिए एक वैल्यू पे करते हैं। जैसे पानी वाले एग्जांपल से अगर देखा जाए, तो पानी है, पानी हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है। इसके लिए मतलब इसी कारण से वो हमारे लिए, वो एक हमारे लिए एक यूटिलिटी रखता है, उसकी यूटिलिटी है। और उस यूटिलिटी के कारण हमें प्यास लगती है, तो हम क्या करते हैं? 20 रुपए का पानी का बॉटल भी ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? हमारी यूटिलिटी को, हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए पे भी करते हैं। पे करते हैं, इसका मतलब क्या है कि उस रिसोर्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप रिलेट कर पा रहे हैं किस तरह से यूटिलिटी और वैल्यू दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर वो चीज जिसकी आपकी लाइफ में यूटिलिटी है, तो क्योंकि वो यूटिलिटी एक पोजेस करता है, तो उस यूटिलिटी के चलते आप उसके लिए एक वैल्यू पे करेंगे। अब क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? ऑल दी रिसोर्सेस हैव वैल्यू। तो हर जो चीज आपकी नीड सेटिस्फाई कर रही है वो रिसोर्स हो गया, और हर रिसोर्स की क्या होती है? वैल्यू होती है। आई होप आपको कंसेप्ट अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ऑल दिस थिंग्स विच सेटिस्फाई आवर नीड्स हैव सम यूटिलिटी, एंड ऑल दी रिसोर्सेस हैव वैल्यू। क्लियर है? तो ये वैल्यू होती है। अब वैल्यू भी क्या होती है? वैल्यू दो सेंस में होती है। कुछ रिसोर्सेस की वैल्यू इकोनॉमिक होती है, और कुछ रिसोर्सेस की वैल्यू नॉन इकोनॉमिक होती है। जैसे अब गोल्ड एक मेटल है। गोल्ड आप मतलब एक ज्वेलरी की तरह लेना चाहते हैं, उसकी यूटिलिटी है, तो आप उसके लिए वैल्यू पे करते हैं। अब ये जो वैल्यू है, तो ये इकोनॉमिक है। मतलब इकोनॉमिक कैसे है? इकोनॉमिक ऐसे कि आप दुकान पे जाएंगे, पैसे देंगे, पैसे देने के बाद में आप गोल्ड ज्वेलरी लेंगे, और आप उसे फिर पहनेंगे, तो वो एक इकोनॉमिक वैल्यू लेके चल रहा है अपने सामने। और कुछ रिसोर्सेस, या फिर ऐसा कह सकते हैं कुछ यूटिलिटीज जिनकी वैल्यू होती है, वो नॉन इकोनॉमिक होती है। नॉन इकोनॉमिक कैसे होती है, मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए नेचर के बीच में रहना बहुत पसंद है, तो आपके लिए यूटिलिटी उस चीज की, आपके लिए वो वैल्यू रखता है, ठीक है, वो आपके लिए रिसोर्स है। लेकिन नेचर का कोई पैसा लग रहा है क्या? भगवान ने जब प्रकृति बनाई थी तो आपसे पैसे लिए थे? नहीं लिए थे ना। तो कुछ चीजें क्या होती, कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो नॉन इकोनॉमिक होती है। एग्जाम्पल, लैंडस्केप, जो एक बहुत अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य रहेगा, वो लैंडस्केप का एग्जाम्पल हो गया। तो कुछ रिसोर्सेस होते हैं जिनकी वैल्यू होती है, वैल्यू इकोनॉमिक भी हो सकती है, वैल्यू नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। अगली चीज देखते हैं, इसी इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं रिसोर्स के बारे में और क्या होता है। आई होप आपको रिसोर्स का डेफिनेशन समझ में आ गया। हर वो चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है, जो हमारे लिए एक यूटिलिटी पोजेस करता है, और उसकी एक वैल्यू होती है। वैल्यू इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज स्टार्ट करते हैं। जनरली रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखिए, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। तो इस चैप्टर में, पूरा जो चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज, उसमें हम ये सारे पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेज कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं। अब इस वीडियो में हम नेचुरल रिसोर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीजों को। तो नेचुरल रिसोर्स को आप डेफिनेशन से समझने की कोशिश कीजिएगा।
नेचुरल रिसोर्सेस ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, मतलब हर वो रिसोर्स क्या होते हैं जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, ऑल दो सब्सटेंस विच सेटिस्फाई आवर नीड्स, ठीक है। तो रिसोर्स हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, और वो सारे रिसोर्स जो हमें कहां से मिलते हैं, वो सारे रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्स कहलाएंगे विदाउट मच मॉडिफिकेशन। मतलब उसमें आप मॉडिफिकेशन तो करना होगा आपको, मैं भी आपको आगे एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा वो, लेकिन ज्यादा मॉडिफिकेशन की जहां जरूरत नहीं रहती है तो वो नेचुरल रिसोर्स रहेंगे, और नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम विदाउट मच मॉडिफिकेशन। आगे क्या है, यूजुअली दे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, मतलब अधिकतर क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज सारे दे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मतलब क्या है कि आपको नेचर ने वो फ्री में दिया है, प्रकृति ने आपको बिना किसी फी चार्ज किए दिया है। जैसे आप एयर जो ब्रीथ करते हैं, तो ऐसा है क्या कि आप मीटर लगाए एक आपके पास में कि हाँ आपने इतनी एयर ब्रीथ करी है तो आपको इतने पैसे देना पड़ेंगे, नहीं करते ना। पानी जो है तो आप बॉटल लेंगे तो वो तो दिखती बात है पैसे में आएगी, लेकिन जैसे नेचर में पानी जो मिल रहा है तो क्या भगवान आपसे उस चीज के पैसे लेते हैं? नहीं लेते हैं ना। तो यूजुअली दे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, समटाइम्स टूल एंड टेक्नोलॉजी इज यूज टू यूज देम इन बेस्ट पॉसिबल वे। देखो अधिकतर रिसोर्सेज जो होते हैं, तो अधिकतर रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज को हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। जैसे एयर का ही एग्जांपल देखो, तो एयर क्या है, नेचर में है, फ्री गिफ्ट है, और हम उसे डायरेक्टली इनहेल कर रहे हैं, किसी चीज का कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं लग रही है। ऐसा होता है क्या कि आपको एयर इनहेल करने के लिए बहुत बढ़िया कोई टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ती है फिर आप अंदर एयर इनहेल कर पाते हैं? नहीं, वो स्पेशल कंडीशंस में, जैसे आप आईसीयू वगैरह में देखते हैं तो। लेकिन अधिकतर नेचुरल रिसोर्सेज जो रहते हैं तो वो क्या होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं और फ्री गिफ्ट होते हैं, और उन्हें हम डायरेक्टली यूज करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है जहां पे समटाइम्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज्ड टू यूज देम इन बेस्ट पॉसिबल वे, मतलब कभी कभी आपको टूल्स और टेक्नोलॉजी की मदद लेना पड़ती है। कैसे? तो ये दूसरा एग्जांपल देखिए हमारा वाटर रिवर में वाटर है तो आप तो डायरेक्टली यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, जाते हैं वहां से पानी भरते हैं और यूज कर लेते हैं। लेकिन अब अंडरग्राउंड वाटर है, नेचर में तो है वो, और वो फ्री है, ऐसा भी नहीं कि पैसा लगेगा उस पानी, मतलब अंडरग्राउंड वाटर आप निकालोगे तो भगवान बोलेंगे नहीं इसका पैसा दो, उसका भी पैसा नहीं लगना है। लेकिन क्या है, उसे यूज करने के लिए आपको टूल्स और टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगी। जैसे आप ट्यूबवेल अगर लगवाते हैं तो ट्यूबवेल में आपको पूरी मशीन से ड्रिलिंग करवाना पड़ेगी, फिर आपको पाइप्स लगाना पड़ेंगे, सारी चीजें। तो कभी कभी क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इन्हें यूज करने के लिए, बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। तो आई होप आपको नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन एकदम क्लियर है, सारे टर्म्स क्लियर है, क्या होती है नेचुरल रिसोर्सेज वो सब कुछ क्लियर है। अब नेचुरल रिसोर्सेज कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ओरिजिन, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये अलग अलग बेसिस हैं। इन बेसिस पे नेचुरल रिसोर्स को और क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी नेचुरल रिसोर्स इन जनरल हो गया। अब अगर आप बेसिस लेते हैं, बेसिस आपको मैं समझाता हूँ क्या है। बेसिस जैसे कि आपकी क्लास में अगर मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, तो अब बेसिस क्या हो गया, बेसिस हो गया एकेडमिक्स। अब मैं कहता हूं कि सबसे अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, तो बेसिस क्या हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन। तो हर बार रिजल्ट जो आपके पास आएंगे वो अलग आएंगे ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को अगर लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे देखते हैं तो उसको एक्चुअल और पोटेंशियल में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इन्हें समझेंगे हम। फिर नेचुरल रिसोर्सेज को अगर ओरिजिन के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं तो बायोटिक और अबायोटिक जो आपको पता है, तो बायोटिक और अबायोटिक में क्लासिफाई किया जा सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज को स्टॉक के बेसिस पर अगर क्लासिफाई किया जाए तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में होता है, और वैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज को अगर डिस्ट्रीब्यूशन पे किया जाए तो यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड होता है। अब आप बोलोगे कि सर पोटेंशियल क्या होते हैं, एक्चुअल क्या होते हैं, यूबिक्विटस क्या होते हैं, लोकलाइज्ड क्या होते हैं, बायोटिक अबायोटिक आपको पता है। तो ये सारी चीजें ये जो है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स अगर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम नेचुरल रिसोर्सेज में क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, हमने नेचुरल रिसोर्स पढ़ा, ह्यूमन मेड रिसोर्स पढ़ा और ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा। उसमें भी हमने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस कर चुके थे, और मैंने आपको बता के गया था कि नेचुरल रिसोर्सेज में अलग अलग बेसिस के अनुसार अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। तो अब हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि जो अलग अलग बेसिस हमने देखे थे उन बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है, जैसे मैंने बताया था आपको लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे एक्चुअल और पोटेंशियल, तो एक्चुअल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, उसे डिस्कस करेंगे। उसी तरह से बायोटिक अबायोटिक को, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल को, और लोकलाइजर यूबिक्विटस को। स्टार्ट करते हैं। देखिए, on the basis of level of development and use, resources can be classified into two groups
विच आर द टू ग्रुप्स, एक्चुअल और पोटेंशियल। अब एक्चुअल रिसोर्स क्या होते हैं? एक्चुअल रिसोर्स यानी वो सारे रिसोर्सेस, दोज रिसोर्सेस whose quantity is known to us and are being used by us। मतलब वो सारे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें पता है कि कितना रिसोर्सेज है, कहाँ है ये भी पता है, और हम उसे यूज भी कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल रिसोर्स हो गए। एक्चुअल रिसोर्स यानी वो सारे रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी हमें पता है, ये भी पता है कि कहाँ है और जिसे हम यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल, कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी। अब रूर रीजन क्या है? तो रूर रीजन एक जर्मनी में एक एरिया है, ठीक है, रूर रिवर के नहीं, हाँ, रूर एक एरिया है, उस एरिया में कोल पाया जाता है, तो हमें पता है कि वहां पे क्या है, कोल है, उसकी क्वांटिटी पता है और उसे हम यूज कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल रिसोर्स की कैटेगरी में आ गया। जैसे ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र, जो डेक्कन रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू जो है, वहां पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है, तो वो ब्लैक सॉइल क्या हो गया? एक्चुअल रिसोर्स हो गया, क्योंकि हमें पता है हम उसे यूज कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो एक्चुअल रिसोर्स हो गया। अब पोटेंशियल रिसोर्स अगर देखते हैं तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं? दोज रिसोर्स whose entire quantity is not known to us and these are not used and these are not used entirely at present। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें पता नहीं है, पता है लेकिन इतना नहीं पता कि कितना रिसोर्सेज है, क्या पोटेंशियल रखते हैं वो रिसोर्सेज, ठीक है, और उसके साथ साथ में क्या है, हम अभी उन्हें पूरी तरह से यूज भी नहीं कर रहे हैं, जो मतलब एंटायर क्वांटिटी इज नॉट यूज्ड एट प्रेजेंट, अभी के समय में हम पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे, तो वो सारे रिसोर्सेज आएंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज में। एग्जांपल से समझिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे विंड एनर्जी, हमें पता है विंड एनर्जी क्या कर सकती है, हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, हमारी जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है उसे सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन कितनी विंड एनर्जी है हमें ये नहीं पता है, और यूज किया जा सकता है, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, मतलब उसमें और एक्सप्लोर किया जा सकता है। अब वैसे ही दूसरा एग्जांपल, जो यूरेनियम पाया जाता है लद्दाख में, तो हमें पता है कि लद्दाख में यूरेनियम है, लेकिन कितना है वो नहीं पता है, क्या हम पूरा यूज कर पा रहे हैं एट प्रेजेंट? नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के रिसोर्सेज जिसमें और पोटेंशियल है, जिसे और एक्सप्लोर किया जा सकता है, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज में आएंगे। एग्जाम्पल, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी आपको समझ आ गया है। अब एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, विद द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दे मे बी यूज्ड इन फ्यूचर। मतलब ये ऐसे रिसोर्सेज हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज कि अगर अप्रोप्रिएट लेवल हो हमारे पास टेक्नोलॉजी का, मतलब अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो जिसके माध्यम से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो हो सकता है ये रिसोर्सेज पोटेंशियल से एक्चुअल में आ जाए। क्यों? क्योंकि तब हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे और यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज। आई होप लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पे जो दो रिसोर्सेज थे, एक्चुअल और पोटेंशियल, वो आपको क्लियर हो गए कि एक्चुअल रिसोर्स क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं। अब आइए अगला देखते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे जो आपको पता है, बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं, ऑल द लिविंग थिंग्स, एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो वो सारे रिसोर्सेज जिनके अंदर लाइफ फॉर्म होता है, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, तो ये बायोटिक हो गए। और अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से हुए? ऑल दी नॉन लिविंग थिंग्स। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे सॉइल, रॉक, मिनरल्स, तो ये अबायोटिक रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स बायोटिक, और जो जिसके अंदर लाइफ फॉर्म नहीं है, जिसके अंदर जान नहीं है, वो अबायोटिक। अब आता है अगला बेसिस हमारा, अगला बेसिस है स्टॉक। तो स्टॉक के बेसिस पे रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? दोज रिसोर्सेज which get renewed और replenished quickly। मतलब ऐसे सारे रिसोर्सेज जो हम यूज करते हैं और वो अपने आप को फिर रिन्यू कर लेते हैं, ऐसा समझ में, जो कभी खत्म नहीं होंगे, या फिर ऐसा कह लीजिए जो बहुत सारे क्वांटिटी में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे एक चिंता का विषय क्या है, जैसे वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, हम यूज करते हैं, फिर बारिश होती है तो वापस हमारी वाटर बॉडीज, ग्राउंड वाटर सब रिचार्ज हो जाता है, लेकिन जिस स्पीड से वो अपने आप को रिन्यू करते हैं, मान लीजिए वो सपोज एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर वो 20 लीटर्स पर ईयर रिन्यू हो रहा है, ठीक है, और आप उसको यूज कर रहे हैं किससे? 22 लीटर्स से। तो पहले जब तक स्टॉक रहेगा तो ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब वो आपका जो पेस है किस चीज का, उसको कंज्यूम करने का, और उसका जो पेस है अपने आप को रिन्यू करने का, वो मिसमैच हो जाएगा, और एक दिन जो रिन्यूएबल की कैटेगरी में आते हैं वो भी नॉन रिन्यूएबल में आ जाएंगे। तो वी मस्ट यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज वेरी जुडिशियसली। एग्जांपल्स देख लीजिए, तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर, ये सारे रिसोर्सेज कौन से हैं? ये रिन्यूएबल की कैटेगरी में आते हैं, पर उन्हें हमें बहुत समझदारी से यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी वे में अगर यूज करेंगे तो एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। रिन्यूएबल हो गए, non-renewable resources. तो non-renewable those resources which have limited stock
टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर टू रिन्यू इफ गेट्स एग्जॉस्टेड। मतलब ऐसे रिसोर्सेस जिसका हमारे पास में स्टॉक बहुत लिमिटेड है, बहुत कम स्टॉक है, और कम स्टॉक होने के साथ साथ में कि एक बार यूज करने के बाद में अपने आप को रिन्यू भी नहीं करता है, और अगर रिन्यू करता भी है तो लाखों साल लग जाते हैं, लाखों साल हजारों साल लग जाते हैं, और तब तक तो आप रहोगे नहीं, मैं भी नहीं रहूंगा। तो ये रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आते हैं। एग्जांपल से समझिए, जैसे आप पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम अंडर द सॉइल वो अपने आप को रिन्यू करता है, मतलब पेट्रोलियम फॉर्मेशन जो होता है तो वो अंडर द सॉइल चलता रहता है, लेकिन हजारों सालों में पेट्रोल बनता है। अब हजारों सालों तक तो हम रुकेंगे नहीं, और जो पेट्रोलियम आज आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसे आपने आपकी पेट्रोल गाड़ी में डाला है और घूम के आए हैं, और पूरा आपने क्या कर दिया, उसको एग्जॉस्ट कर दिया है, तो वो जो धुआं बन के उड़ गया है वो ऐसा नहीं है कि वापस से पेट्रोल बन जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पे क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाते, और रिन्यू करते हैं तो हजारों सालों में करते हैं। तो एग्जांपल कोल और पेट्रोलियम हो गया। अब हमने तीन बेसिस पढ़ चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक। अब चौथा बेसिस जो है हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे देखो, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। अब यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड में समझिए, यूबिक्विटस वो रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, मतलब ऐसे रिसोर्स जो आपको हर जगह मिलेंगे। क्या होता है? एयर। अब एयर हर जगह पे होती है ना, आप इनहेल कर रहे हैं, आप घर में हैं, बाहर हैं, छत पे हैं, ग्राउंड पे हैं, स्कूल में हैं, कहीं पर भी हो आप, आपको एयर एज ए रिसोर्स हर जगह मिल रहा है, सनलाइट हर जगह मिल रहा है। कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस होती हैं, तो ये क्या होता है, ये यूबिक्विटस रिसोर्स होता है, मतलब जो सब जगह पाया जाता है। और लोकलाइज मतलब क्या है कि ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक लोकल प्लेस पे, एक स्पेसिफिक प्लेस पे पाए जाते हैं, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस। एग्जांपल कॉपर और आयरन। मतलब आप जैसे आप देखेंगे कि कॉपर जो है, तो ऐसा नहीं कि कॉपर हर जगह आप जहां खुदाई करेंगे वहां आपको कॉपर मिल जाएगा, कॉपर कहीं पे जहां पे कॉपर माइंस होगी वहीं पे मिलेगा ना। तो उसी तरह से क्या है कि लोकलाइज्ड रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्स होते हैं जो एक लोकलाइज्ड प्लेस पे पाए जाते हैं। अब देखिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पॉइंट को समझिएगा कि कुछ रिसोर्स लोकलाइज्ड है, कुछ यूबिक्विटस है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंसेस क्यों है? डिफरेंसेस इस कारण से हैं क्योंकि दिस डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, टेरेन एंड एल्टीट्यूड। क्लाइमेट, टेरेन एंड एल्टीट्यूड, अब जैसे देखिए आपको मैं बताता हूँ, क्लाइमेट के बेसिस पर अगर हम देखें तो कॉपर के लिए आपको कैसा टेरेन के बेसिस पे देखें तो आपको सैंडी सॉइल चाहिए रहेगा जहां पे हाई टेम्परेचर रहे, तो अधिकतर डेजर्ट वाले जो एरियाज रहते हैं तो डेजर्ट एरियाज में कॉपर पाया जाता है। अगर समझ में, तो वहां पे जो टेरेन होगी वो इन्फ्लुएंस करेगी, वहां की जो जमीन होगी वो इन्फ्लुएंस करेगी कि वहां पे किस तरह का रिसोर्स पाया जाए, और वो उस रिसोर्स को वहां के लिए लोकलाइज बनाएगी। क्लियर है? क्लाइमेट, अब कुछ रिसोर्सेस किसी प्रकार के क्लाइमेट में ही पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए अब जैसे फ्रूट्स में हो गया, फ्रूट्स में आप मान लीजिए एप्पल वगैरह है या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, तो वो एक तरह से टेम्परेट क्लाइमेट जो रहता है, थोड़ा ठंडा रीजन रहेगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रहेगा, वो वहीं पे पाया जाएगा। अब आप सोचो कि इक्वेटर पे भी आप एप्पल की फार्मिंग कर लेते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स को कल्टीवेट कर लेते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोज रिसोर्सेज आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, जो किसी रिसोर्स को यूबिक्विटस बनाती है, किसी रिसोर्स को लोकलाइज बनाती है, तो ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट, टेरेन और एल्टीट्यूड। और ये फैक्टर्स क्या करते हैं, ये हर जगह पे वेरी करते हैं, अर्थ में हर जगह पे अलग अलग फैक्टर्स होंगे, अलग अलग ये सारे फैक्टर्स होंगे, अलग क्लाइमेट होगा, अलग टेरेन होगा, अलग एल्टीट्यूड होगा। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट के हिसाब से हिमालय ज्यादा हाइट पे वहां अलग वेजिटेशन पाया जाएगा, प्लेन्स पे ज्यादा अलग वेजिटेशन पाया जाएगा। रिसोर्सेज के बारे में पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में नेचुरल रिसोर्सेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन आपको बताया था हमने। क्लासिफिकेशन में हमने देखा अलग अलग बेसिस पे कौन कौन से तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, सारी चीजें याद है आपको। अब नेचुरल रिसोर्स हो गए कंप्लीट। मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में एक ब्रॉड आउटलाइन बताया था कि हम नेचुरल रिसोर्स पढ़ेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्स पढ़ेंगे और ह्यूमन रिसोर्स पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमन मेड रिसोर्स। आइए समझते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं। देखिए, ह्यूमन मेड रिसोर्स, द वर्ड इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग, आपको नाम से ही समझ आ गया, हेडिंग से ही समझ आ गया होगा। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो किसने बनाए हैं, ह्यूमन बींग्स ने बनाए, तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। कितना सिंपल है, लेकिन इसे और थोड़ा सा समझते हैं हम। देखिए क्या होता है कि जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं सब्सटेंसेस, तो वो सारे नेचुरल सब्सटेंसेस को जब हम क्या करते हैं, जो उनका ओरिजिनल फॉर्म होता है
उस ओरिजिनल फॉर्म को जब हम चेंज करते हैं तो चेंज करने के बाद में वो एक रिसोर्स बन जाता है हमारे लिए। एग्जाम्पल, जैसे सीमेंट आप जो यूज करते हैं वो आपके लिए एक रिसोर्स है, लेकिन सीमेंट नेचर में सीमेंट की तरह ही नहीं पाई जाती है। लाइमस्टोन होता है, दूसरे भी सब्सटेंसेस होते हैं, वो अपने नेचुरल फॉर्म में है, नेचुरल सब्सटेंस है। उन नेचुरल सब्सटेंस का ओरिजिनल फॉर्म कुछ और है। उस ओरिजिनल फॉर्म को आप चेंज कर रहे हैं। चेंज कैसे करते हैं? मंत्र पढ़ लिया चेंज हो गया? नहीं, चेंज करने के लिए आप उसे प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस कैसे करते हैं? आप इंडस्ट्रीज में प्रोसेस कर रहे हैं, मिल्स में प्रोसेस कर रहे हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं। तो किसी भी नेचुरल सब्सटेंस के ओरिजिनल फॉर्म को जब आप चेंज करते हैं, चेंज प्रोसेस करके कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं, तो चेंज करने के बाद में वो आपके लिए क्या बनेगा? एक रिसोर्स बनेगा। अब ये जो रिसोर्स बना है, तो इस रिसोर्स में क्या एक अलग चीज है कि यहाँ पे ह्यूमन कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बींग्स ने क्या करा है, उस नेचुरल सब्सटेंस को उसके ओरिजिनल फॉर्म से चेंज करके एक रिसोर्स बनाया है। और ये सारी प्रोसेस कब हुई है? जब किसी ने, मतलब जब किसी ह्यूमन बीइंग ने या फिर किसी ह्यूमन हेल्प की मदद से आपने क्या, ह्यूमन हेल्प से आपने क्या किया? उस चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे की फैक्टर जो छुपा हुआ है लिखा नहीं है, लेकिन है कौन की फैक्टर? ह्यूमन। इज दैट क्लियर? तो ह्यूमन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, आयरन ओर बिकम्स अ रिसोर्स व्हेन पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन ओर आज से हजारों साल पहले भी पाया जाता था, आज भी पाया जाता है, लेकिन वो आयरन ओर हमारे लिए रिसोर्स कब बना? जब ह्यूमन बींग्स के पास में ये नॉलेज आया, उन लोगों को इस चीज का ज्ञान हुआ कि कैसे आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उन्होंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। तब वो आयरन ओर से क्या बना? मतलब आयरन ओर तब हमारे लिए रिसोर्स बना। उसके पहले तक तो ऐसा ही था, मतलब मिट्टी का टुकड़ा माना जाता था उसे। लेकिन जब ज्ञान आया, उस चीज का नॉलेज आया, ठीक है, ह्यूमन बींग सीखे, तब जाके वो रिसोर्स में कन्वर्ट हुआ। जैसे यूरेनियम जो है, तो आज से 200-300 साल पहले भी यूरेनियम था, लेकिन उस समय पे क्या किसी को पता था कि इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो रेडिएट करेंगे, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी? नहीं। लेकिन आज जब हमें उसका नॉलेज हुआ है, तो हम उसे रिसोर्स मानने लगे। 200-300 साल पहले वो क्या होता था? मिट्टी का टुकड़ा होता था। आया समझ में कुछ? तो किस तरह से जब नेचुरल सब्सटेंस के ओरिजिनल फॉर्म में हम चेंज लाते हैं, तब वो रिसोर्स बनता है, और उस रिसोर्स बनाने में ह्यूमन बीइंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ह्यूमंस इंटरैक्ट विद नेचुरल सब्सटेंस टू क्रिएट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। और ह्यूमन बीइंग्स क्यों करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स को क्या शौक आता है कि इस तरह से नेचुरल सब्सटेंस के साथ में इंटरैक्ट करना है? तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत हुई है किसी ह्यूमन बीइंग को किसी चीज की, तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए वो कुछ भी अलग अलग अल्टरनेटिव्स देखेंगे। और जब अल्टरनेटिव्स देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज की डिस्कवरी कर जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज को इन्वेंट कर जाते हैं। ठीक।